चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है क्या? कार्बन। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ में? तो सब लोग जो है थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करेंगे और जो भी बताया जाएगा उसको आप ध्यान से सुनें, है ना। हम लोगों ने बहुत सारे तत्वों के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम ये चीज देख चुके हैं कि हमारे वायुमंडल में या वातावरण में, पर्यावरण में तत्वों की संख्या क्या है, क्लियर हो चुका है। लेकिन उसमें से स्पेशल हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है ना, क्योंकि कार्बन जो है सब जगह पर पाया जाता है। ये लकड़ी में क्या है? कार्बन है। हमारे शरीर में क्या है? कार्बन है। पेड़ पौधों में क्या है? कार्बन है। हमारे वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के ऊपर का जो सरफेस है ना, सतह है, जिसको हम भूपर्पटी करते हैं, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। ऐसा समझ में? कार्बन जैसे कोयला हो गया, कोयला भी क्या है? वो भी क्या है? कार्बन है। ऐसा समझ में? कोयला भी क्या है? कार्बन है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर ये कोयला कैसे बनता है ना। पेट्रोलियम क्या है? कार्बन है। डीजल क्या है? सब क्या है? कार्बन है। केरोसिन क्या है? सब क्या है? कार्बन है। ऐसा समझ में? तो कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही उपयोग है, ठीक है। तो हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन एक अधातु तत्व है। क्या है? अधातु। सबसे पहले कार्बन तो तत्व है, लेकिन तत्वों का वर्गीकरण करें तो उसमें कार्बन क्या मिलेगा? अधातु मिलेगा। ऐसा समझ में? कार्बन क्या मिलेगा? अधातु। इसका संकेत क्या होता है? C। परमाणु संख्या कितना होता है? 6। संयोजकता कितनी होती है? 4। इससे पहले आप देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं ये आपको पता है? हम जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनों का वर्गीकरण उनके कक्षकों में कर देते हैं, और जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन आता है वही उस तत्व का क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम यहाँ पर कार्बन का जो है कक्षकों में, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में वितरण किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं K और L। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 4 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्ष कौन बना? बाह्यतम कक्ष कौन बना? L। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 4। तो यही क्या बन गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन बन गया। क्या बन गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन बन गया। क्या बना ये? संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा है किस तरह से हम संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इससे पहले देखिए, इसके बाद संयोजकता के बारे में हमने पढ़ा था कि जो तत्व होते हैं, बंद हो गया है ना, जो तत्व होता है ना वो क्या होता है पता है? जो तत्व होता है ना, तत्व जो होता है उसके बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। और जितना इलेक्ट्रॉन वो खोएगा चाहे ग्रहण करेगा, और इस तरह से ग्रहण करके चाहे खो करके जब अपना अष्टक पूरा करता है, क्या पूरा करता है? अष्टक पूरा करता है, तो समझ लो कि क्या हो गया उसका? जितना इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक पूरा करेगा चाहे दे करके पूरा करेगा, वही उसका संयोजकता कहलाएगा। है समझ में? तो कार्बन के पास संयोजकता कितना है? 4 है। तो अब एक बात ये बताना है कि क्या कभी कोई इलेक्ट्रॉन, कोई तत्व क्या 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे सकता है? नहीं दे सकता है, और ना ही कोई ले सकता है 4 तत्व। है समझ में? इसलिए कहा जाता है ना कि जो कार्बन होता है ना वो अन्य तत्वों से क्या कर लेता है? सहसंयोजी यौगिक बनाता है। क्या? सहसंयोजी बंधन। कौन बंधन? सहसंयोजी बंधन, यानी साझा करके जो है वो यौगिक को बनाता है। क्या करता है ये? सिर्फ साझा किया जाता है। समझ में? सिर्फ क्या किया जाता है? साझा। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोया नहीं जा सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है। इनके पास लेने और देने की क्षमता नहीं होती है। समझ में? चलिए इसके बाद देखिए, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12। और इसके समस्थानिक 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। है समझ में? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 14 क्या है? एक पद्धति है। क्या है जी? पद्धति। ये पता है कौन सा पद्धति है? इससे जो है किसी भी पुराने से पुराने चीजों का जो है उम्र पता लगाया जाता है। क्या? पुराने चीजों का उम्र पता लगाया जाता है कि वह कितना वर्ष पुराना होगा। जैसे कोई पेड़ कितना वर्ष पुराना है, कार्बन 14 पद्धति के तकनीक से हम पता लगा सकते हैं। कोई हड्डी कितना वर्ष पुराना है, कार्बन 14 पद्धति के तकनीक से हम बता सकते हैं। डायनासोर की हड्डी कितनी पुरानी थी, कितनी पुरानी है, तो किससे पता लगाया गया? कार्बन 14 पद्धति से लगाया गया। आया समझ में?
चलिए इसी तरह से देखते हैं, कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट, दो अपरूप होते हैं। अपरूप कहने का मतलब कार्बन दो तरीके से पाया जाता है, एक ठोस कार्बन होता है और एक मुलायम कार्बन होता है। आए समझ में? तो यहाँ पे देखिए, है ना, सबसे कठोर पदार्थ कौन माना जाता है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, और एक हीरा माना जाता है, और कहा जाता है ना कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। आए समझ में? याद रखिएगा कि कहा जाता है कि जितनी भी धातुएं होती है प्रायः ठोस होती है ना, और हीरा भी एक ठोस पदार्थ होता है, लेकिन हीरा कार्बन का अपरूप है और कार्बन क्या है? अधातु है। और इतना हम जानते हैं कि अधातु जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो हीरा क्या है? विद्युत का यहाँ पर कुचालक है। ठोस है लेकिन क्या है? कुचालक है। लेकिन दूसरे लाइन में यदि गौर से पढ़े तो ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। देखिए ये भी हीरा का अपरूप ही है और ये अधातु है। कहा जाता है कि जितने अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक ग्रेफाइट अपवाद में आता है। किसमें? अपवाद में आता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, यह मुलायम पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? मुलायम। और इसका प्रयोग मशीनों में घर्षण कम करने के लिए किया जाता है, लुब्रिकेंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ग्रीस जहाँ लगाते हैं ना, जहाँ मान लीजिए दो आयरन का पार्ट है, जब टकराएगा तो वहाँ घर्षण होगा। घर्षण होने का मतलब वहाँ का वियर एंड टियर होगा, यानी टूटेगा। इससे बढ़िया उसमें ग्रीस लगा देते हैं ताकि टच करेगा तो उसमें सिर्फ जो है स्लिपरी होगी, वह स्लिपरी हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। उसी तरह से घर्षण कम करने के लिए हम ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं। आप देखो ये बहुत ही मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा? पेंसिल में आपको मिल जाएगा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ऐसे थोड़ा सा भी अपने हाथ पर ऐसे रगड़ेंगे ना तो तुरंत जो है क्या होगा? घिसना शुरू हो जाएगा। ऐसे समझ गए? तो इसलिए घर्षण कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बात, आइए देखते हैं कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ है कार्बन की यदि हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में पाया जाता है, जो वायुमंडल में पाया जाता है। और ये बात हमको अच्छे तरीके से पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक चीज होता है। ये उसका कच्चा पदार्थ होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड और जल के उपस्थिति में इन पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए एक अहम भोजन है, समझ में? और इसी के प्रेजेंस में क्या करते हैं? वो भोजन बनाने का काम करते हैं। आए समझ में? यह वायुमंडल में कितना है? 0.03%। कितना है? 0.03%। आज जो है पर्यावरण बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषित हो रहा है। हमारे वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जाए। तो हमारे वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला है कि हर साल हम 2% कार्बन को है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम हर साल 2% जो है 2% जो है हम क्या कर सकते हैं? 2% कम कर सकते हैं। इतना कंट्रोल किया जा सकता है। 100% तो कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा समझे? अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, पृथ्वी जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है ना, बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ती है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे एसी से निकलने वाला जो सीएफसी होता है, क्या सीएफसी को हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एसी से निकलने वाला गैस है। एसी जानते हैं? एयर कंडीशन। जैसे आप एटीएम में घुसिएगा, चाहे किसी बड़े बड़े दुकानों में घुसिएगा तो लोग एसी लगाए रखते हैं उसमें बहुत ठंडक महसूस होता है। उसमें से एक प्रकार की एक प्रकार का गैस निकलता है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह कार्बन जो होता है ना, ये हमारे पर्यावरण के हमारे वायुमंडल के ताप को क्या करता है? बढ़ा देता है। हमारे वायुमंडल के ताप को बढ़ा देता है। वायुमंडल के ताप के बढ़ने से क्या होता है ना, एक ताप के बढ़ने से क्या होता है, एक हमारे वायुमंडल में एक परत बन जाती है जिसको कहते हैं हरित गृह प्रभाव। क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव होता है। और हरित गृह प्रभाव की वजह से क्या होता है? पृथ्वी जो है गर्म हो जाती है। पृथ्वी गर्म होने की क्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का गर्म होना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये कैसे गर्म होता है? तो पृथ्वी पर अचानक जो है CO2 की मात्रा बढ़ जाना, CFC की मात्रा बढ़ जाना, सबसे ज्यादा CFC का योगदान होता है, जिससे हरित गृह प्रभाव बनता है। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है ना, उसी में क्या होता है कि एक लेयर बन जाता है जिसको हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव। क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव ये किससे बनता है? इसका श्रेय CO2 और CFC को जो है सबसे ज्यादा जाता है। लेकिन पता है इसका काम क्या है?
सूर्य से निकलने वाली सूर्य से जब प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है ना, तो ये वापस नहीं जाने देता है। वापस नहीं जाने देता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो है पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो इसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में एक ओजोन परत होता है। कौन सा परत होता है? ओजोन परत होता है। ओजोन परत को हम O3 कहते हैं। क्या कहते हैं? O3 कहते हैं। ओजोन परत हमारे वायुमंडल का एक अहम हिस्सा है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती है तो यहाँ जो है जीव जंतुओं को बहुत क्षति पहुंचती है। उनको जो है शरीर के अंदर जो है एक तरह के कैंसर रोग भी हो सकता है। शरीर का जो त्वचा होता है वो जल सकता है। ऐसा समझ में? तो ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन करता है? ओजोन परत। लेकिन जैसे हरित गृह प्रभाव की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ओजोन परत में छिद्र हो सकता है ना। और ओजोन परत में यदि छिद्र हो गया तो फिर पराबैंगनी किरणें कहाँ आ जाएंगी? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनको क्षति पहुंच जाएगा। आए समझ में? तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा बढ़ जाना क्या है? खतरनाक है। हमारे पर्यावरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उपयोगी है ना। उपयोगी है पर उपयोगी बहुत ज्यादा है। क्यों उपयोगी कहने का मतलब? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो जिएंगे ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है बिगड़ जा रहा है। संतुलन क्या हो रहा है? बिगड़ जा रहा है। क्योंकि इंसान जीव जंतु इतने ज्यादा हो गए हैं या अन्य चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो निकल रही है वो क्या है? पेड़ पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हरित गृह प्रभाव और ये ओजोन पर अच्छा होता है। ऐसा समझ में? और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है। तो इसका कारण क्या है? ज्यादा मात्रा में पेड़ों का कटाव। फैन थोड़ा बंद कर दो। ज्यादा मात्रा में पेड़ों का कटाव। ऐसा समझ में? ज्यादा मात्रा में पेड़ों का कटाव होगा तो फिर जो है हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो मेन इसका रीजन क्या है? पेड़ पौधों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ पौधे जितना ही ज्यादा मात्रा में कटेंगे उतना ही क्या होगा? उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। ऐसा समझ में? उसका संतुलन क्या होगा? बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये है, मान लीजिए कि पेड़, क्या है ये? और ये है मानव। कौन है ये? मानव, है ना। ये क्या हो गया? पेड़ हो गया। अब ये मानव इसको क्या देगा? CO2। और ये बदले में क्या देगा? O2। अब बताइए, तब जाकर बैलेंस होगा ना। तब बैलेंस होगा, तब जाकर के जो है क्या होगा? O2 और CO2 की बराबर मात्रा रहेगा। लेकिन मान लीजिए पेड़ों का कटाई हम कर दें तो CO2 तो इसके पास जाएगा, लेकिन क्या कुछ ही पेड़ न बचेंगे? कुछ ही पेड़ न बचेंगे तो कुछ पेड़ ही CO2 को अवशोषित कर लेंगे, बाकी CO2 वायुमंडल में क्या होगा? फैलेगा। और वायुमंडल में फैलेगा तो फिर वही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा श्रेय जो है ना CFC को दिया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ऐसा समझ में? उसके बाद CO2 या अन्य गैसें जो है इसमें आती है। बात आया समझ में? तो CO2 का बढ़ना क्या है? एक तरह से खतरनाक है। ऐसा समझ में? चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसी तरह से कार्बन की भूपर्पटी में मात्रा कितनी है? 0.27% है ना। किस तरह से पाया जाता है? CO3 के फॉर्म में पाया जाता है, ZnCO3 के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे जो चूना होता है उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। उसके बाद से कैलेमाइन यानी जिंक कार्बोनेट में भी क्या होता है? जिंक कार्बोनेट में भी कार्बन होता है। तो ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं। आया समझ में? आपको ये चीज क्लियर हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं और चूना पत्थर भी कहते हैं। आया समझ में? संगमरमर भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं और चूना पत्थर। खड़िया जिसे चौक जिसको कहते हैं, जिससे हम बोर्ड पर लिखने का काम करते हैं, वो क्या है? खड़िया है। और उसको भी हम CO3 के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि और जो है कार्बन कहाँ मिलता है? कोयला में, पेट्रोलियम में, प्राकृतिक गैस में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, वसा में, कपास में, ऊन में, रेशम में, प्राकृतिक रेशा। रेशम क्या? एक तरीके से प्राकृतिक रेशा में। इन सब में कार्बन पाया जाता है। आया समझ में? इन सब में कार्बन पाया जाता है। चलिए एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब ये हुआ क्या कि जब जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब हुआ कि जब जीव जंतु और पेड़ पौधे लाखों वर्ष पहले
जब पृथ्वी के अंदर दब गए, पृथ्वी के अंदर दब गए, उच्च ताप और उच्च दाब पर, उच्च ताप पर उच्च दाब पर, उच्च ताप पर और उच्च दाब पर वो एक ईंधन में बदल गए। किसमें? ईंधन में बदल गए, और जिसे हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब क्या होगा? उच्च दाब और उच्च ताप पर उनका एक अवशेष बच गया पृथ्वी के अंदर, और वही अवशेष किसका काम आने लगा? ईंधन का काम आने लगा, और इसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और इसी को जो है जमीन खोद कर जो है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जमीन खोद करके प्राप्त करें तो उसमें क्या मिलेगा हमको? उसमें मिलेगा कोयला, मिल जाएगा क्या? कोयला, पेट्रोलियम, क्या मिलेगा? पेट्रोलियम। ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन। क्या ये सब? जीवाश्म ईंधन। ऐसा समझ में? और जीवाश्म ईंधन एक ऐसा ईंधन है ना जिसको हम जला करके उसमें तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहीं ये ज्यादा प्रदूषण करने का भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम गाड़ी में जो डीजल पेट्रोल यूज करते हैं, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? पर्यावरण में क्या होता है? तरह तरह की जो है गैसें गाड़ियों से निकलती हैं और पर्यावरण में फैल जाती है, जिससे पर्यावरण क्या होता है? दूषित हो जाता है। आया समझ में? तो ये जो है दूषित करने का काम करते हैं। जैसे चिमनी वगैरह में इन सब का यूज किया जाता है, कोयला, इंडस्ट्री वगैरह के जो इंडस्ट्रीज यानी कल कारखाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी वजह से, या जो भी सड़क पर जो चलने वाली गाड़ियां हैं जो पेट्रोल डीजल से चलती हैं, उनमें भी जो है धुआं का प्रोडक्शन होता है, और इससे हमारा पर्यावरण क्या हो सकता है? दूषित हो सकता है। समझ में आ रहा है? पर्यावरण दूषित हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम जीवाश्म ईंधन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसको भी अब धीरे धीरे सफाया किया जा रहा है, इस पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसके लिए गाड़ियों में सीएनजी लगाया जा रहा है। क्या गाड़ियों को किससे चलाया जाएगा? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किससे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहने का मतलब होता है ना संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस से गाड़ियों को चलाया जा रहा है ना। इसमें क्या है? इसमें जो है प्रदूषण होने का खतरा नहीं है। आप घर पे जो चूल्हा जला रहे हो, है ना, पहले वो लकड़ी वाला चूल्हा, आजकल जो है सब खत्म हो गया। अब सबके घर में गैस चूल्हा आ गया, और गैस में कौन सा गैस यूज किया जाता है? एलपीजी, जिसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। ये देखिएगा, ज्यादा मात्रा में आपको उष्मा देगा लेकिन धुआं कम देता है। ऐसा समझ में? इससे पर्यावरण दूषित होने से बच जाता है। इसका मतलब ये है ना, देखो जितना ही धुआं देने वाला पदार्थ होगा ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होगी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू जिसको हम उष्मीय मान कहते हैं। क्या? उष्मीय मान। किसी भी चीज को जलाइएगा ना तो उसमें उष्मा प्रोडक्शन होता है। यदि धुआं कम उष्मा ज्यादा है तो कहेंगे कैलोरीफिक क्या है उसका? ज्यादा है। उष्मीय मान क्या है? ज्यादा है। तो हाइड्रोजन गैस हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, तो इनका जो है क्या उष्मीय मान क्या होता है? ज्यादा होता है। पहले के लोग पुआल झोंक करके घर में खाना बनाते थे, है ना। घर के घर, मुंह के मुंह, तसली के तसली सब करिया हो जाता था, है ना। अब पुअरा का ढेर लग जाता था, तो उसमें क्या था? कैलोरीफिक वैल्यू कम थी और उसमें पर्यावरण प्रदूषित ज्यादा होता था। लेकिन उस चीज को धीरे धीरे अब खत्म कर दिया गया, और ऐसे तकनीक का इस्तेमाल किया गया एलपीजी और सीएनजी, जिससे जो है पर्यावरण कम दूषित हो रहा है। आया समझ में? लेकिन आज भी देखना बहुत ऐसे हैं, है ना, कि उनका गाड़ी खराब हो जाता है और एक तरीके से खूब उनका गाड़ी धुआं देने लगता है, फिर भी रोड पर एकदम चाप के चलते हैं, है ना, फटफटैया गाड़ी लेकर के। ऐसा समझ में? तो क्या है, उनको जो है बैन करना चाहिए। हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करने का काम करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया? चलिए और हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन माने कार्बन। ऐसा रासायनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है, उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए, पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन है। गोबर गैस क्या है? हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। आए समझ में? तो ये देखिए, गोबर गैस का दूसरा नाम क्या है? मेथेन। क्या ये? मेथेन। और मेथेन को हम CH4, रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। इसको मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि यह दलदलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आए समझ में? मेथेन गैस दलदलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और देखो, एक जल गैस होता है। क्या? जल गैस। जल गैस किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर के बना हुआ है। देखिए, CO2 को हम क्या कहेंगे? CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, और CO को कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मिला देंगे तो क्या बनेगा? जल गैस। समझ में आ रहा है? CH4 एक तरह से इसको प्राकृतिक गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक गैस कहा जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं, जो ग्रेफाइट होता है ना, वो विद्युत का सुचालक होता है, और धातु होते हुए भी वो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक नहीं, क्या? सुचालक होता है।
इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप पेंसिल को ले लीजिए, किसको, पेंसिल को आप ले लीजिए, ये आपका पेंसिल हो गया, ऐसे ऐसे इसको जो है रैप कर लीजिए, हैं, और उसके बाद जो है क्या कीजिए ना, इसको दोनों ओर से तार से जोड़ के एक यहाँ बीच में बल्ब जोड़ दीजिए, बल्ब, और इसको बैटरी से क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, आपका बल्ब क्या होगा, जलेगा। इसका मतलब पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या है, सुचालक है, विद्युत का क्या है, सुचालक। बात समझ में आया। तो इस तरह से जो है हमने किसके बारे में समझा, कार्बन के बारे में समझा, कार्बन के बारे में समझा। देखो बहुत कम समय में हमने ज्यादा जो है हमने ज्ञान लिया, और हम यही प्रयास करेंगे कि ये चीज आपको याद हो जाना चाहिए। किसके बारे में पढ़ रहे थे, कार्बन के बारे में। किसके बारे में, कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद।